गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये वीडियो राजस्थान न्यायिक सेवाएं राजस्थान जुडिशियल सर्विस के कंपटीशन में पूछे जाने वाले एक ऐसे पेपर को लेकर है जो कि लॉ के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एक ऐसा पेपर है जो आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विस के सिलेबस के पेपर लॉ के पेपर 1 और लॉ के पेपर 2 दोनों में ही एक कॉमन सब्जेक्ट अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो वो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। देखिए, चूंकि ये दोनों में एक कॉमन पेपर है तो क्वेश्चन भी इसी सब्जेक्ट में से प्रीलिम्स में और मेंस में ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। तो हम लोग आज राजस्थान जुडिशियल सर्विस के कॉम्पिटिटर के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट को आपके सामने रखेंगे और मेरा दावा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अगर इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहेंगे तो राजस्थान न्यायिक सेवाओं में पूछे जाने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सवाल गलत होने वाला नहीं है। चाहे एग्जामिनर कितना भी टेक्निकल सवाल क्यों ना पूछे, पर हमारे लेक्चर में उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जिससे कि हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल और सब्जेक्टिव पेपर्स मेंस में उनमें हमें जवाब देने में आसानी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इससे पहले कि आने वाले समय में जैसा कि 16 जून को आपके प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले आगे भी कई विषयों पर पूरी सीरीज आपके सामने मैं सांकला लॉ क्लासेस के चैनल के माध्यम से लेकर आऊँगा। तो विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान न्यायिक सेवाओं के कॉम्पिटिटर के लिए ये जो सीरीज है ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है, काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए राजस्थान न्यायिक सेवाओं की यात्रा यूट्यूब पर। चलिए, राजस्थान न्यायिक सेवाओं का जो टेक्निकल सब्जेक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। सबसे पहले बात करूंगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, एक प्रोसीजरल लॉ है। न्यायालय में किस प्रकार से साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा, न्यायालय में आने वाले साक्षी की कौन कौन सी परीक्षाएं की जाएगी, क्या विषय एविडेंस के रूप में, क्या एविडेंस न्यायालय में प्रोड्यूस किया जा सकेगा, क्या नहीं किया जा सकेगा, क्या रिलेवेंट है केस को लेकर, क्या इररिलेवेंट है, क्या एडमिसिबल है, क्या इनएडमिसिबल है, साक्ष्य में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट बताएगा। और कोई विटनेस जब कोर्ट में आएगा तो उस विटनेस से उसकी जो तीनों तरह की परीक्षाएं होती है, एग्जामिनेशन चीफ, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, इन सब में उसमें क्या क्या उससे पूछा जा सकता है, इन सब बातों को लेकर आज का ये वीडियो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर। तो सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डेफिनेशन पोर्शन को हम देखते हैं और पहली डेफिनेशन जो मुझे लगता है जो डिस्कस करनी चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस शब्द की, तो आप सेक्शन 3 में देखोगे तो साक्ष्य शब्द की डेफिनेशन आपको वहां दिखाई पड़ेगी। तो धारा 3 की जो साक्ष्य शब्द की परिभाषा है, अगर उसे हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देखें तो इतना कहती है कि जांचाधीन मामले में कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यदि अपना साक्ष्य देता है तो वो मौखिक साक्ष्य होता है, और कोई दस्तावेज न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की जाती है तो वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। और इतना कहकर ये परिभाषा समाप्त हो जाती है। एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्या है इसमें कि if any witness appears before the court and stated something in relation to question in matter is said to be oral evidence, or any document which is produced before the court for the purpose of inspection is said to be documentary evidence। तो वो कहते हैं कि भाई न्यायालय के सामने अगर कोई साक्षी न्यायालय के सामने विटनेस बॉक्स में हाजिर होकर अगर अपने बयान देता है, कुछ कहता है, तो वो मौखिक साक्ष्य होता है। और
अगर कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के लिए पेश की जाती है कोर्ट के सामने, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में आती है, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। परंतु जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में ये जो ये जो साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी गई है, इसमें मेरा मानना है कि ये परिभाषा एक अधूरी सी परिभाषा है, क्योंकि ये तो मात्र साक्ष्य को दो वर्गों में बांट देती है, एक तो ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जबकि अगर हम थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा सोचें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ ओरल एविडेंस या कोई व्यक्ति कोर्ट में आके खड़ा होकर कोर्ट के सामने गवाही दे, या सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश किया जाए, सिर्फ इतना ही तो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में नहीं आता। और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी बातें हैं जो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में आती है। जैसे किसी मामले में अभियुक्त से बरामद धारदार हथियार, तलवार, चाकू, कई बार वेपन्स, पिस्टल, खतियर, पिस्टल, खंजर, ये सब चीजें भी तो न्यायालय के सामने आती है। क्या ये साक्ष्य नहीं होती? कई बारी घटनास्थल पे पुलिस खून आलूदा मिट्टी के सैंपल को जब्त करती है, तो क्या ये सैंपल जो जब्त किए गए हैं, क्या ये एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे? क्या ये साक्ष्य नहीं है? कई बार कपड़े जब्त किए जाते हैं। रेप केसेस में हमने देखा है कि कई बार जो कपड़े हैं वो भी जब्त कर लिए जाते हैं। कई बार और भी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मेडिकल साइंस के तहत ब्लड के सैंपल, सीरम के सैंपल, ये सब चीज़ें भी भेजी जाती है और इनकी रिपोर्ट न्यायालय के सामने आती है। तो क्या ये एविडेंस नहीं होते हैं क्या? तो बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हम न्यायालय में रात दिन देखते हैं, काम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सब बातें कहीं न कहीं साक्ष्य हैं। तो मेरा मानना है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में जो साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी गई है, वो एक आधी अधूरी सी परिभाषा है। मेरे मत में अगर साक्ष्य की कोई परिभाषा होनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि एनीथिंग which is produces before the court for the purpose of proving and disproving any fact is said to be evidence। कोई चीज जो कि न्यायालय में, कोई तथ्य जो कि न्यायालय में, माफ कीजिए, तो मेरा मानना है कि एनीथिंग विच इज प्रोड्यूसेस बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग एनी फैक्ट इज सेड टू बी एविडेंस। इसको साइलेंट पे ही कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो एनीथिंग विच इज प्रोड्यूसेस बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूव एंड डिसप्रूव एनी फैक्ट इज एविडेंस है। न्यायालय में किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए जो कुछ भी पेश किया जाए, तो उसे हम साक्ष्य कह देते हैं। तो एनीथिंग विच इज प्रोड्यूसेस बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूव एंड डिसप्रूव एनी फैक्ट इज एविडेंस। तो कुछ भी पेश किया जाए, किसके लिए? किसी तथ्य को साबित या नासाबित कर। मेरे लिहाज से ये साक्ष्य 8 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। द टर्म एविडेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। कौन कौन सी ये कैटेगरीज हो सकती है? तो कि साहब, पहली और दूसरी तो जो लेजिस्लेचर ने सेक्शन 3 में लिखी है, उसे ही रिकॉग्नाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं कि पहली कैटेगरी है ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य क्या है? मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी उपस्थित हो, विटनेस बॉक्स में खड़ा हो, अपने बयान दे और न्यायालय के अधिकारी के द्वारा उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो इसको ओरल एविडेंस की कैटेगरी में लिया गया है, मौखिक साक्ष्य कहा गया है। तो इफ एनी विटनेस अपीयर्स बिफोर द कोर्ट एंड स्टेटेड समथिंग एंड इट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अंडर हिज डायरेक्शन इज सेड टू बी ओरल एविडेंस। तो ये ओरल एविडेंस हो गया। अब कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति, अ डम पर्सन हु इज अनेबल टू स्पीक, जो कि बोलने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाता है, और यदि कोई गूंगा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाए
और वो अपना साक्ष्य न्यायालय में किसी भी माध्यम से दे जिससे कि वो न्यायालय को कम्युनिकेट कर सकता है। देखिए, गूंगा बोल नहीं सकता है लेकिन गूंगा लिख सकता है, तो लिख करके अपना एविडेंस दे सकता है। वो इशारे कर सकता है, तो इशारों के माध्यम से भी अपना एविडेंस वो दे सकता है। तो बाय एनी वे ऑफ कम्युनिकेशन अंडर द डम पर्सन इज कंफर्टेबल इफ ही गिव्स सच एविडेंस, तो वो ओरल एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। अब कई बार एग्जामिनर आपको यहाँ से घुमा के सवाल पूछता है कि एक गूंगे व्यक्ति ने, एक डम पर्सन ने कोर्ट में राइटिंग में अपना स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में सबमिट कर दिया, तो क्या ये इस एविडेंस की नेचर होने वाली है? तो ऑप्शन में दे देगा ओरल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सब कुछ, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो कई बार बच्चे ये समझ के स्टूडेंट गलती करते हैं कि डॉक्यूमेंट में लिख कर दे दिया है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, जबकि ऐसा है नहीं। एविडेंस एक्ट की सेक्शन 119 धारा 119 इस बारे में आपको क्लियर कट मेंशन करेगी कि डम पर्सन अगर कम्युनिकेशन के किसी भी मेथड से अपने आप के एविडेंस को कोर्ट के सामने कम्युनिकेट करता है, स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने रखता है, तो चाहे वो लिखकर ही अपना बयान क्यों न दे, उस बयान की नेचर ओरल एविडेंस ही होने वाली है और कुल मिलाकर वो मौखिक साक्ष्य ही होगा। ठीक है। अब रही बात दूसरी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सेक्शन 3 कहता है कि एनी डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूसेस बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब कोई दस्तावेज जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की जाए वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। तो ये जो दस्तावेजी साक्ष्य है ये दस्तावेज से जुड़ी है, और दस्तावेज डॉक्यूमेंट शब्द भी सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि 3 बातें डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी होती है। क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी होता है? कोई न कोई सब्सटेंस, कोई न कोई पदार्थ। दूसरी बात, उस सब्सटेंस पर कुछ न कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए, कुछ न कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, बाय एनी वे ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरी बात, किसी भी माध्यम से लिखा हो, चाहे पेन से लिखो, चाहे कोयले से लिखो, चाहे प्रिंटिंग मशीन से छाप के लिखो, और कोई जो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन है, उससे लिख दिया जाए तो वो बन जाता है डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट शब्द हो गया, और इसके बारे में आपको अगर विस्तृत जानकारी देखनी है तो एक नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, डॉक्यूमेंट को लेकर पर्टिकुलर एक 15 मिनट का वीडियो मैंने इसमें डाल रखा है। तो आपको डॉक्यूमेंट शब्द को लेकर जितने भी कंफ्यूजन रहे हैं, या डॉक्यूमेंट कागज के अलावा क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट हो सकती है, सब की सब उस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगी। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि सब्सटेंस है, उस पर कुछ न कुछ रिकॉर्डेड है, बाय एनी वे ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो कोर्ट के सामने यदि पेश की जाए तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। अब whether electronic records are included under the term documentary evidence, क्या दस्तावेजी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को शामिल किया गया है? तो जवाब बिल्कुल पॉजिटिव में देंगे। बहुत पहले ही ये तो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एक्ट और ये सारे एक्ट तो बाद में 2000-2005 में बनकर आए, लेकिन उससे पहले ही मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट शब्द में कंसीडर कर दिया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, मतलब हमारे मोबाइल की जो कोई वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और कोई जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ डाटा है, ये सब अगर कोर्ट के सामने पेश किया जाए तो इसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में कोर्ट एडमिसिबल करेगा और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही इसे कंसीडर किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नाते कंसीडर हो जाएंगे ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वो, क्योंकि मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में एक व्यक्ति, जो कि पुराने ज़माने की बात है, तब वो डीओटी टेलीफोन हुआ करते थे हमारे घरों में, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग करनी होती थी तो उस लाइन पे चढ़ के, खंबे पे चढ़ के और वहाँ पे तार जोड़ के और फिर उसे रिकॉर्ड किया जाता था। तो किसी व्यक्ति ने किसी का मोबाइल कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया, और जब कोर्ट में पेश किया तो सवाल ये उठा कि ये किस नेचर का एविडेंस है।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये दस्तावेजी साक्ष्य है, भले ही ये रिकॉर्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में आने वाला दस्तावेजी साक्ष्य होगा। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में एक सवाल और भी उठा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये जो चोरी करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया गया है, क्या ये कोर्ट में एडमिसिबल है, क्या कोर्ट इसे ग्रहण करके किसी को सजा दे सकता है? तो इस बात का जवाब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, ये साक्ष्य है। अब ये एक अलग विषय है कि ये चोरी करके लाया गया साक्ष्य है। उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को आर्टिकल 21 में उसकी प्राइवेसी का ब्रीच हुआ है, वो जाए, उसके लिए जो रेमेडी उसके पास उपलब्ध है वो करे। लेकिन न्यायालय के सामने अगर कोई साक्ष्य है और न्यायालय को किसी केस में वो जजमेंट देने में मदद करता है, न्याय करने में असिस्ट करता है, तो न्यायालय उस साक्ष्य को कंसीडर करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। तो दस्तावेजी साक्ष्य भी आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और एक्सपेंशन अगर हम करें, जैसा कि मैंने कहा कि साक्ष्य में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। तो तीसरे प्रकार का साक्ष्य जो मेरी नज़र में होता है वो होता है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस देखिए है तो ओरल एविडेंस में से ही निकला हुआ पार्ट है, लेकिन मैं कहूँगा कि डायरेक्ट या प्रत्यक्ष साक्ष्य वो साक्ष्य है कि ऐसा साक्षी जिसने किसी घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा, स्वयं अपने कानों से सुना, स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस किया, और वो अगर न्यायालय में आके किसी बात का कथन करे, कोई साक्ष्य दे, तो उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य कह देते हैं। उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। कि इफ एनी विटनेस, इफ ही himself seen something, heard something or realized something by his senses, appears before the court and stated something, then it is said to be direct evidence. टेक्निकली लैंग्वेज में, तकनीकी दृष्टि से कोर्ट में इसे क्या कहा गया है? तकनीकी दृष्टि से कोर्ट में हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में आई विटनेस के नाम से भी जानते हैं। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, आई विटनेस, चक्षुदर्शी साक्षी भी कहा जाता है, जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा है। चौथे नंबर पर लेता हूं इनडायरेक्ट एविडेंस, अप्रत्यक्ष साक्ष्य। इसे श्रुति का साक्ष्य या हियरसे एविडेंस भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट एविडेंस का बिल्कुल उल्टा है। ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने किसी घटना को न तो स्वयं देखा, न स्वयं सुना और ना ही स्वयं महसूस किया, और अगर वो व्यक्ति न्यायालय में आके अपने साक्ष्य देता है तो कहा जाता है कि वो सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य देता है। उसे अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं, श्रुति का साक्ष्य भी कहते हैं, हियरसे एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस के नाम से जाना जाता है। इस बारे में ये नियम है कि जब कभी अनुश्रुत साक्ष्य, इनडायरेक्ट एविडेंस, श्रुति का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तो न्यायालय को इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, इसके आधार पर कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए, इसे नकार देना चाहिए। तो इनडायरेक्ट एविडेंस जो है, जो अप्रत्यक्ष साक्ष्य है, श्रुति का साक्ष्य है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व न्यायपालिका की दृष्टि में नहीं रहने वाला है। पांचवें नंबर पे अगर बात करें तो प्राइमरी एविडेंस, और छठे पे सेकेंडरी एविडेंस। इन दोनों एविडेंस को लेकर एक बड़ा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बेसिकली फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 62 में प्राइमरी एविडेंस को बताया गया है। तो ये प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पार्ट है, और इसमें प्राइमरी का मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम पेश करते हैं वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस होता है वो, अब वो ओरिजिनल होता है। सेक्शन 62 में बताए गए हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ओरिजिनल तो होता ही है, कई बार कोई डॉक्यूमेंट पार्ट में एग्जीक्यूट होता है तो उसका हर पार्ट भी प्राइमरी एविडेंस भी कहा जाता है, और एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से कई कॉपियां बनाई जाती है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस ही कही जाती है। तो ये सारी प्राइमरी एविडेंस में मिलेगा। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस और वो कौन सी दशाएं हैं सेक्शन 65 में जिनमें कि एक सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए कोई पार्टी एंटाइटल हो जाती है। छठे नंबर का एविडेंस जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो सेकेंडरी एविडेंस।
तो जब हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कई बार हम सर्टिफाइड कॉपीज पेश करते हैं, कई बार हम किसी मैकेनिकल और टेक्निकल प्रोसेस से बनाई गई कॉपियाँ पेश करते हैं, तो वो सब सेकेंडरी एविडेंस में लेकर गए हैं। तो वो 63 को देखने से हमको पता चलेगा कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आएगी। तो कॉपीज़ जो टेक्निकल मैकेनिकल प्रोसेस से बनी है वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आएगी। काउंटर पार्ट्स होते हैं कई बार, वो कब प्राइमरी में आते हैं, कभी सेकेंडरी में भी आते हैं, और कई बार ओरल अकाउंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट भी सेकेंडरी एविडेंस में एडमिसिबल हो जाता है। तो ये सब बातें जो टेक्निकल बातें हैं वो आज इंट्रोडक्शन लेक्चर में करना ठीक नहीं है। तो उसके लिए मैं जब उस स्थिति में परिपक्वता में आपको ले जाऊंगा तब ये सारी बातें करेंगे और बड़ी आसानी से तब समझ में भी आएगी। तो फिलहाल ये दो एविडेंस के काइंड और समझ लेते हैं हम। प्राइमरी, उसके लिए हम सेक्शन 62 देखेंगे, और सेकेंडरी एविडेंस के लिए हम सेक्शन 63 देख लेंगे। फिर 6 तरीके के एविडेंस हो गए। 2 और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि एक तो होता है पारिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऐसी कोई परिस्थिति जो किसी घटना के अस्तित्व को बोध कराए या अनस्तित्व को बताए, एक्सिस्टेंस और इनएक्सिस्टेंस ऑफ एनी सिनेरियो, तो किसी इंसिडेंट के एक्सिस्टेंस या इन एक्सिस्टेंस को बताए। हिंदी में कहूँ तो ऐसी कोई बात जो किसी तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में बताती हो तो उसे हम पारिस्थितिजन्य साक्ष्य कहेंगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहेंगे। एक छोटी सी बात है कि मैं अपने क्लासरूम में मान लीजिए गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2-3 बेंचें ऐसे नीचे गिरा के रखी है बच्चों ने, हैं, थोड़े बहुत खून के निशान हैं, किसी का जूता वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ देखने से ये लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, बिकॉज ये इवेंट स्पीक इटसेल्फ। वहाँ की जो घटनाएं हैं, जो तथ्य हैं, वो खुद कुछ न कुछ चीज़ें बता रही है। तो ये जो एविडेंसेस हैं इनको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कोई बात जिससे किसी परिस्थिति का बोध होता है, कोई सर्कमस्टेंसेस हमें पता लगती है, तो हम कहेंगे कि दैट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। वो हो जाएगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या पारिस्थिति जन्य साक्ष्य। और आखिरी प्रकार का जो एविडेंस है वो मेरी नज़र में सब्सटेंटिव एविडेंस या सब्सटेंशियल एविडेंस। जब किसी वस्तु को न्यायालय के सामने पेश किया जाए, कोई चाकू पेश किया जाए, कोई खंजर पेश किया जाए, कोई तलवार पेश की जाए, तो कोई भी वस्तु, कपड़े इत्यादि पेश किए जाए तो वो सब वस्तु परक साक्ष्य सब्सटेंशियल एविडेंस कहलाते हैं। तो ये एविडेंस और एविडेंस के कितने प्रकार, धारा 3 में एविडेंस शब्द की परिभाषा और जो हमारी परिभाषा एविडेंस की कि एनीथिंग विच इज प्रोड्यूसेस बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूव एंड डिसप्रूव एनी फैक्ट इज सेड टू बी एविडेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारियाँ एक कॉम्पिटिटर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। आगे भी इसी प्रकार के तकनीकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान जुडिशियल सर्विस की तैयारी करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर आपके सामने जल्दी ही आऊँगा किसी और टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर।